when trains don't reach their destinations on time. Animals have an inbuilt transportation system for carrying oxygen, nutrients, and waste products. This system is तो जिस तरह से ट्रेन का क्या काम होता है कि वो ह्यूमंस को और लगेजेस को एक एरिया से दूसरे एरिया तक लेकर के जाती है, सिमिलरली हमारे बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म है. फूड जहाँ पर डाइजेस्ट होता है वहीं पर वो यूटिलाइज नहीं होता, बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक उसको लेकर के जाना होता है. ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट बॉडी के डिफरेंट सेल्स के लिए होती है. तो अब हमारी बॉडी में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि क्या करता है, इन मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाता है. और आज अब अभी हम वही समझते हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म क्या है हमारी बॉडी में. referred to as the circulatory system and consists of the heart and a network of blood vessels. Unlike a train, the circulatory system cannot afford to delay the transport of any substance within a body. ट्रेन्स में तो लेट हो जाती है तो काम चल जाता है, लेकिन अगर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम लेट हो गया तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएगी बॉडी, और उसी टाइम बॉडी डैमेज हो जाएगी. तो ये आपको पता ही है कि जो हमारा हार्ट होता है कॉन्टिन्यूसली जो है वो वर्क करता है इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस को ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाने के लिए. ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, पंपिंग ऑफ ब्लड. तो ब्लड हमेशा बीट करता रहता है इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग. This lesson explains how various substances like blood and lymph are transported through the bodies of animals. By the end of this lesson, you will be able to describe the composition of blood, describe how blood vessels transport blood through the body, describe the composition of lymph, compare the structure of heart in different animals, explain the process of circulation of blood in the heart, and define blood pressure. In Venice, a boat is the most important mode of transport. Venice is a city of canals where people use boats to travel from one point to another. In the circulatory system, blood is the most important mode of transport. Blood is a fluid connective tissue that consists. तो ये आपने पहले भी पढ़ा है, 9th क्लास में आपने टिश्यूज के बारे में पढ़ा था, और उसमें आपने ब्लड के बारे में क्या पढ़ा था कि ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि फ्लूइड फॉर्म में होता है. फ्लूइड क्योंकि ये फ्लो कर सकता है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज फ्लूइड. तो ब्लड के अंदर देखिए ये क्या क्या चीजें होती हैं. ब्लड प्लाज्मा, इस ब्लड प्लाज्मा के अंदर आरबीसी फ्लोट करता रहता है. ये वाइट ब्लड सेल देख रहे हैं ये वाले आप, इनकी इरेगुलर शेप होती है. और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं दे आर कॉल्ड प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. जब कभी भी हमारी बॉडी में कहीं कट लग जाता है कुछ तो ब्लड वहां से फ्लो करने लगता है. तो अगर ब्लड कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता रहेगा तो हमारी बॉडी जो होगी वो उसमें से क्या हो जाएगा, ब्लड का लॉस हो जाएगा. तो वो फैटल हो सकता है बॉडी के लिए. तो यहाँ पर ये प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं. तो प्लाज्मा का क्या फंक्शन हो गया, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं बॉडी से, ये इनको कैरी करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाता है.
oxygen is delivered to the tissues by a pigment called hemoglobin. अब आप ये क्या देख रहे हैं, ये आरबीसीज हैं। आरबीसी रेड कलर के होते हैं क्योंकि इनके पास ये रेड कलर का पिगमेंट होता है। वी कॉल दिस पिगमेंट एज हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का फंक्शन होता है कि दे कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। तो हमारी जो सेल को ऑक्सीजन मिल रही है एक्चुअली वो ब्लड की वजह से मिल रही है, ठीक है ना। That is present in red blood cells. The unit of measurement for hemoglobin is gram per deciliter of whole blood. ये ब्लड की को मेजर करने की यूनिट होती है। हेमोग्लोबिन स्टैंड्स फॉर एचपी और यहाँ पर इसको हम मेजर करते हैं ग्राम्स पर डेसीलीटर में। In newborn babies, 17 to 22 gram per deciliter of hemoglobin is present. For children, the normal range is in between 11 and 13 gram per deciliter, and for adults, it is between 12 and 18 gram per deciliter. An adult male has a hemoglobin level between 14 and 18 gram per deciliter, and in adult women, it is between 12 and 16 gram per deciliter. The normal range of hemoglobin is not the same for all animals. In cattle, for example, the range of hemoglobin is between 8 and 19%, which is quite different from that of human beings. The city of Venice has an extensive network of waterways that allow boats to move around freely. Similarly, blood is transported from one part of the body to another through an intricate network of tubes called blood vessels. Blood needs to be pumped through the blood vessels for it to reach each and every tissue in the body. This function of pumping is carried out by the heart. Blood vessels are comprised of arteries and veins. तो अब ये जो ब्लड है, जिस तरह से हमने देखा अभी, जो एक सिटी थी जो कि कैनाल से कनेक्टेड थी, तो कैनाल के थ्रू क्या था, जो शिप्स वगैरह थी या बोट्स वगैरह थी वो मूव करती थी, है ना। तो इसी तरह से ब्लड को अगर डिफरेंट सेल्स या टिश्यूज तक पहुंचाना है तो एक वे होना चाहिए, एक ट्यूब्यूल जैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि ब्लड को कैरी करेगा। तो वी हैव 3 स्ट्रक्चर्स विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड। वेन्स, दीज आर आर्टरीज, और यहाँ पर आप देख रहे हो कैपिलरीज। देखो यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का आप इस कैनाल में देख रहे हो, ये जो वेन में ये क्या है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ये वाला आर्टरीज, इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एंड वेन्स आर दोज ब्लड वेसल्स विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ पर देखो ये बॉडी के वो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं जहां पर ये आर्टरीज और वेन्स नहीं पहुंच सकती। तो ये आर्टरीज और वेन्स को ज्वाइन करने के लिए क्या बनी है, और पतली और नैरो ट्यूब्यूल्स विच आर कॉल्ड कैपिलरीज। Arteries are the blood vessels which carry oxygenated blood away from the heart to various organs in the body. अब ये देखिए ये आर्टरी, तो आर्टरी क्या करती है, आर्टरी का व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आर्टरी, इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ब्लड हार्ट से ब्लड लेगी और ये देखिए यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उन तक ये ब्लड लेकर के जाएगी। और इन ऑर्गन्स को ऑक्सीजन रिच ब्लड चाहिए होता है अपने फंक्शंस के लिए। When the blood flows out from the heart, it is at high pressure.
To withstand this pressure while transporting the blood, the walls of the arteries are thick and elastic. अब देखिए जो हार्ट से ब्लड आता है बहुत ही हाई प्रेशर में आता है। अब वो हाई प्रेशर में जब आएगा तो आर्टरीज के रप्चर होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं और इलास्टिक होती है कि उतने हाई प्रेशर के ब्लड के साथ वो विदस्टैंड कर सकें। On reaching an organ or tissue, the artery divides into smaller vessels so that the blood can reach each individual cell. The smallest vessels have walls which are one cell thick and are called capillaries. अब ये देखो यहाँ पर आर्टरीज और वेन्स और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये सिर्फ वन सेल थिक होती है, इनको हम कैपिलरीज बोलते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं उनके बीच में बहुत नैरो नैरो स्पेस होता है जहाँ पर आर्टरीज और वेन्स नहीं पहुंच सकती। ये देखिए ये यहाँ पर क्या है, दिस इज अ वेन, और ये देखो फर्दर इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड कैपिलरीज। छोटे छोटे ट्यूब्स में कन्वर्ट हो गई सो दैट दे कैन रीच टू द नैरोवेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो फर्दर और स्मॉलेस्ट ट्यूब्यूल्स हैं, दीज आर कैपिलरी। The thin walls of the capillaries allow oxygen and nutrients to pass from the blood into the tissues and waste products from the tissues into the blood. The capillaries then join to form veins that carry the blood away from the organ or tissue. Veins collect. अब देखिए ये कैपिलरीज यहाँ पर आकर के ज्वाइन हो गई, ज्वाइन होकर के ये क्या हो गई, वेन्स में, वेन्स से कनेक्टेड। अब ये वेन क्या करेगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाएगा। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है, देखिए ये डिफरेंट ऑर्गन से, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के कहाँ जा रही है, वेन, टुवर्ड्स द हार्ट। अब यहाँ पर जो इन ऑर्गन से ब्लड आया ये बहुत ज्यादा हाई स्पीड में नहीं होता, हाई स्पीड में नहीं होता। तो जो वेन्स की जो वॉल्स होती हैं ये बहुत ही थिन होती हैं, ठीक है, और नॉन इलास्टिक होती है। अगर हाई स्पीड में होता तो उस प्रेशर को बियर करने के लिए इनकी जो वॉल्स हैं वो इलास्टिक और क्या होनी चाहिए थी, थिक। पर क्योंकि ब्लड अब नॉर्मल फ्लो में है, नॉर्मल स्पीड में है, तो इनकी वॉल्स भी थिन होती हैं और ये नॉन इलास्टिक होती हैं। Blood from different organs and transport it back to the heart. As compared to arteries, veins have thinner and less muscular walls. This is because the pressure of the blood that they carry is much lower than that carried by arteries. Due to the same reason, veins have valves that allow the blood to flow only in one direction. अब देखो यहाँ पर ये वॉल्व दे रहे हैं, जैसे ही ब्लड एंटर करेगा एक वॉल्व के अंदर ये क्लोज हो जाएगा। तो ब्लड के अंदर ये वॉल्व इसलिए प्रेजेंट है कि वापस से बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का, क्योंकि हाई स्पीड में जाएगा तो बैक फ्लो नहीं हो सकता, पर नॉर्मल स्पीड में अगर ब्लड मूव कर रहा है तो ही कैन बैक फ्लो, ठीक है। तो इसीलिए ये वॉल्स हैं जो कि जैसे ही ब्लड जिस जिस स्टेज से एंटर करता जाएगा ये वॉल्स अपने आप ही क्लोज होते चले जाएंगी। This ensures that the flow of deoxygenated blood is one way only towards the heart. If a blood vessel ruptures or gets cut, blood leaks out and results in bleeding. This makes blood flow out of the body. Alternately, the blood may flow out through a break in the blood vessel and stay within the tissue spaces. Both these cases could prove to be fatal. In addition, bleeding results in low pressure in the blood vessels
which affects the working of the heart. एक और इम्पोर्टेंट चीज, आपने हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर सुना ही होगा। तो अगर कॉन्टिन्यूसली बॉडी से ब्लड का लॉस हो रहा है तो हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, और लो ब्लड प्रेशर अगर हो गया तो हार्ट की फंक्शनिंग पर इफेक्ट हो सकती है, और फिर वही अटैक वगैरह, हार्ट अटैक, ये सब, कार्डियक अरेस्ट, ये सब के चांसेस बन सकते हैं। Platelet cells in the blood act as a defense against bleeding. When a blood vessel ruptures, platelets form a blood clot at the point of injury and help to plug the leak. The circulatory system also uses lymph or tissue. अब एक तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, और एक दूसरा फ्लूइड भी हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फ। ये कलरलेस या लाइट येलो कलर का फ्लूइड होता है जो कि बॉडी में फ्लो करता रहता है। अब यहाँ पर क्या चीजें हो गई, कई ऐसी डाइजेस्टेड चीजें होती हैं जो कि वेसल्स के थ्रू मूव नहीं कर सकती, क्योंकि वेसल्स और जो कैपिलरीज होती हैं उनकी साइज थोड़े से बड़े होते हैं। तो ये जो लिम्फ है ये और पतली पतली और नैरोवर वेन्स के थ्रू मूव करता है। To fluid to transport substances through the body. Blood supplies nutrients to the tissues and collects the waste products which do not get absorbed by the tissues. The waste product and any excess fluid diffuse into the intercellular spaces of the tissues and then form the tissue fluid or lymph. Lymph is similar to the plasma in blood, but it is colorless and contains less protein. ठीक है ना? तो अब वो फ्लूइड जो कि कैपिलरीज से मूव नहीं कर पाए, टिश्यूज के बीच में क्या हो जाता है, इकट्ठा होने लगता है। इसी को हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, इसीलिए लिम्फ का दूसरा नाम टिश्यू फ्लूइड है। ये कलरलेस फ्लूइड होता है, प्लाज्मा की जैसे ही फ्लूइड है ये भी, लेकिन इसके अंदर एज कंपेयर टू प्लाज्मा लेस प्रोटीन प्रेजेंट होता है। Once lymph is formed in the intercellular spaces, it drains into lymphatic capillaries. अब ये देखो यहाँ पर, ये सेल के स्पेस है, इनके बीच में अगर एक बार ये लिम्फ फॉर्म हो गया तो ये इकट्ठा हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा, और क्या बना देगा, लिम्फ कैपिलरीज। इन्हीं कैपिलरीज के थ्रू ये लिम्फ मूव करता है। Lymphatic capillaries join to form larger lymph vessels that finally open into larger veins. The veins ultimately अब ये देखो, पतली पतली कैपिलरीज यहाँ पर मैं मिल करके ये थोड़ा सा और ब्रॉड से वेसल्स बना रही है, इनको हम लिम्फ वेसल्स बोलते हैं। और ये लिम्फ वेसल्स जब ज्वाइन हो जाएंगी तो ये वेन्स बना देंगी। ये देखो, ये लिम्फ वेन्स है इतनी। अब यहाँ पर इन वेन्स के थ्रू लिम्फ इजिली मूव करता रहता है। carry the lymph back into the blood. These white lines on the road are called dividers. They are used. अब देखो, ये रोड पे आपने ये डिवाइडर्स देखे ही हुए हैं, है ना? यहाँ से ये जाने वाला ट्रैफिक और यहाँ से आने वाला ट्रैफिक। इसी तरह से हमारे हार्ट को भी डिवाइड किया हुआ है। देखो कैसा सेम सेम फंक्शन है। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जा रहा है, और बीच में ये जो डिवाइडर है हार्ट के अंदर, इस डिवाइडर को बोलते हैं सेप्टम। Used to separate incoming traffic from outgoing traffic. Similarly, the heart has specific chambers that prevent oxygenated blood from mixing with deoxygenated blood. The heart is a muscular organ which is about the size of our fist. तो हार्ट हमारा देखो, ये हार्ट का स्ट्रक्चर है सामने, मस्कुलर ऑर्गन है, और मस्कुलर ऑर्गन है। और अगर हम अपनी मुट्ठी को बंद कर लें तो जस्ट ये बंद मुट्ठी जितना ही हार्ट का साइज होता है। The structure of the heart is not the same in all animals. Fishes have two-chambered hearts that have one ventricle and one atrium. अब
ह्यूमंस का जो है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है. चैम्बर्ड मतलब, चैम्बर मतलब पार्ट्स, 4 पार्ट्स होते हैं. यहाँ पर हम फिश का हार्ट देख रहे हैं, इट इज 2 चैम्बर्ड. फिश के हार्ट में देर इज ओनली 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल. The deoxygenated blood from the ventricle is pumped into the gills, where the exchange of oxygen and carbon dioxide takes place. The oxygenated blood then passes to the rest of the body and eventually returns to the atrium. Thus, blood circulates through the heart only once in the cycle. Therefore, this type of circulation is known as single circulation. देखो ये ब्लड जो है सिर्फ एक बार ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है हार्ट से, इसीलिए इसको सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं. Fishes are able to extract 80% of the oxygen contained in water passing over their gills. Human beings, on the other hand, can extract only about 25% of oxygen from inhaled air. Amphibians and reptiles have 3-chambered hearts with 2 atria and 1 ventricle. एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होते हैं, इनके जो हार्ट होते हैं वो 3 चैम्बर्ड होते हैं. अब यहाँ पर देखो इनके पास 2 एट्रियम्स हैं, राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, और वेंट्रिकल सिर्फ एक है. तो 1, 2 एंड दिस इज थर्ड पार्ट. Blood from the right atrium flows to the lungs, where the exchange of gases occurs. Blood then returns to the left atrium. This oxygenated blood and some deoxygenated blood flows from the atria into the ventricle and passes through to the rest of the body. यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मिक्सिंग हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन रिच ब्लड तो है, साथ में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड भी मिक्स हो गया, और यहाँ से फिर ये इसके थ्रू, एट्रिया के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू, ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ये ब्लड पहुंच जाएगा. Eventually, the blood returns to the right atrium of the heart. The disadvantage of a 3-chambered heart is that oxygenated blood mixes with deoxygenated blood, as there is no mechanism to keep them separated. Although fish have a 2-chambered heart, most of the oxygen required by the body is extracted by the gills. All birds and mammals have 4-chambered hearts that contain 2 atria and 2 ventricles. The atria and ventricles. अब ये देखो, मैमल्स और ह्यूमंस तो आपको पता ही है मैमल्स में ही आते हैं, और जो बर्ड्स हैं इनके 4 चैम्बर्ड हार्ट हैं. यहाँ देखो, एक ये एट्रिया, एक ये एट्रिया, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स हैं. बीच में ये जो है, ये आप देख रहे हैं एक मस्कुलर सी लाइन जा रही है, इसको हम सेप्टम बोलते हैं, विच सेपरेट ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड. Are completely separated so that oxygenated blood does not mix with deoxygenated blood. Since oxygenated blood is segregated, it allows an efficient supply of oxygen to the body. क्योंकि ये दोनों जो ब्लड हैं ये सेपरेटेड हैं, तो इसलिए हमारी बॉडी को जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, हार्ट उतनी ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है, इसीलिए हमें प्रॉपर एनर्जी मिल जाती है. This is useful in warm-blooded animals like birds and mammals who constantly use energy to maintain their body temperature. Blood flows through the heart twice during each cycle in vertebrates like amphibians
reptiles, birds and mammals. So this type of circulation is known as double circulation. The heart is supplied with valves, which allow blood to flow in only one direction from the auricle to the ventricle. ये देखो जैसे ही ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में आता है ये वॉल्व्स हैं, ये वॉल्व्स हैं। वॉल्व्स यानी वो स्विचेस टाइप से होते हैं। जैसे ही ब्लड एंटर कर देगा वेंट्रिकल्स में ये वॉल्व क्लोज हो जाएंगे सो दैट कि बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का। हार्ट की डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस करनी है डायग्राम की, और ये सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए ध्यान से इसको समझना है। These valves prevent the blood from flowing back. Let's take a look at how the heart works in detail. Deoxygenated blood flows from the body to the right atrium of the heart, which expands to collect blood. The right atrium then contracts, and at the same time, the right ventricle dilates. देखो यहाँ पर ये ब्लड आ रहा है हार्ट से, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, ये कहाँ एंटर कर रहा है, राइट एट्रियम में। अब जब इस ब्लड को रिसीव करना है तो राइट एट्रियम क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, स्पेस बना लेगा अपने अंदर और ब्लड एंटर कर जाएगा राइट एट्रियम में। इसके बाद ये राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है सो दैट कि जो ब्लड है वो यहाँ पर वेंट्रिकल में एंटर कर जाए। जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल में एंटर करेगा यहाँ पर वॉल्व्स होती हैं, वॉल्व्स क्लोज हो जाएंगी। This transfers blood to the right ventricle. The right ventricle, in turn, contracts and pumps the blood to the lungs for oxygenation. अब ये देखो ये जो राइट वेंट्रिकल है ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ब्लड को पंप कर दिया कहाँ पर, लंग्स में। लंग्स में से ये जो ऑक्सीजन थी ये कार्बन डाइऑक्साइड था ये बाहर चली गई। अब क्या करेंगे, लंग्स एयर से ऑक्सीजन को एंटर कराएंगे। Since ventricles have to pump blood into various organs, their walls are thicker and more muscular than those of the atria. Valves present in the ventricles and atria ensure that blood does not flow backwards during contraction or expansion. Blood is oxygenated in the lungs and is carried back into the left atrium of the heart. The left atrium relaxes when it is collecting the blood from the lungs. लंग्स से क्या हो गया, ऑक्सीजन मिल गई ब्लड को। अब ब्लड कहाँ पर आएंगी, लेफ्ट, ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में। जैसे ही ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में, ये रिसीव किया एट्रियम ने ब्लड, इसकी वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में देखो प्रेशर इंक्रीज हो गया, अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो वो पुश होकर के ब्लड कहाँ पर आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्स हो जाए, वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। जैसे ही ब्लड यहाँ वेंट्रिकल में एंटर करेगा ये वॉल्व्स क्लोज हो जाएंगे, बैक फ्लो ना हो इसलिए। अब यहाँ वेंट्रिकल के पास में क्या होती है, मेन वेन। मेन वेन याद रखना, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं पर, और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड कैरी करती हैं। पर एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर मेन वेन होती है जो कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होती है। मेन वेन क्या करेगी, यहाँ से ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करेगी और डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाएगी। It then contracts while the left ventricle expands so that the blood is transferred to it. Now the muscular left ventricle contracts in order to pump blood to all parts of the body. Deoxygenated blood from different parts of the body flows into the right atrium of the heart once again. This is how the heart helps in the circulation of blood. The body of a truck
is equipped so that it can handle the stress exerted by heavy loads. Similarly, blood vessels are equipped to handle the pressure exerted by blood against their walls. This force applied by blood is called blood pressure. This pressure is much greater in arteries than in veins. The pressure exerted by blood against the wall of the artery during ventricular contraction or systole is called systolic pressure, and during ventricular expansion or diastole is called diastolic pressure. The normal systolic pressure is about 120 millimeters of Hg. ये देखो, जो सिस्टोलिक प्रेशर आपके सामने आया था 120 मिलीमीटर ऑफ एचजी, ये नॉर्मल रेंज होती है 80 एंड 120. 120 से अगर अबव हो गया 130 140 इट मींस हाई ब्लड प्रेशर. और डायस्टोलिक प्रेशर ये लो, 80 से नीचे हो गया 70 60 तो मतलब क्या हो गया कि ब्लड प्रेशर लो हो गया. And diastolic pressure is 80 millimeters of Hg. An instrument called a sphygmomanometer is used to measure blood pressure. ये देखो, ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर. ये ब्लड प्रेशर को मेजर करता है. High blood pressure is also called hypertension. It is caused by the constriction of capillaries of arteries called arterioles. ये देखो, पहले आर्टरीज का साइज आपने क्या देखा, कैपिलरीज का. अभी क्या हो गया, ये थोड़ी सी श्रिंक हो गई है. अब ब्लड को फ्लो करने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा और ब्लड प्रेशर में आ रहा है तो वो इनको रप्चर कर सकता है. और इसीलिए जो हैमरेज वगैरह कभी आपने सुना होगा वो यही होता है कि रप्चर हो जाएंगी, यहीं से ब्लड लीक करना स्टार्ट कर देता है. This results in increased resistance to blood flow. High blood pressure can lead to ruptured arteries and internal bleeding. It is 9 in the morning and the school bus is picking up children from the neighborhood. Children avail this type of transport every day. In the evening again, the bus drops the children at their homes. The bus is the school's lifeline and the preferred transport of all children. In the same way, plants also have specific tissues which act. अब ये जो प्लांट टिश्यूज हैं इनको हम मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा.